हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। CDSL का ये चार्ट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है अपने ट्रेडिंग व्यू पर, लेकिन ये कब बनाया था, कैसे बनाया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ। हमने वीडियो बनाई थी CDSL को लेकर एंड द वीडियो वाज मेड ऑन 14 जून 2023। सो 14 जून 23 को हमने ये वीडियो बनाई थी और उस टाइम जो प्राइस था वो 1022 था। और सेम ही ड्राइंग यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हो, क्योंकि एक बार जो ड्राइंग मैं बना लेता हूँ उसको जनरली तब तक नहीं हटाता जब तक टारगेट्स अचीव नहीं होते। जब 14 जून को अगर हम प्राइस देखें, व्हाट वाज द प्राइस ऑन 14 जून, सो दिस इज द कैंडल एंड प्राइस वाज 1011। और 1011 तब से लेकर अब तक जो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आई है दैट इज मोर देन 26.62%। सो 86 डेज हुए हैं, 60 ट्रेडिंग डेज हुए हैं और 26.62% का यहाँ पर उछाल है। तो जब हमने ये बात की थी कि ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा नजर आता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर, बिजनेस के बेस पर, सभी तरह के बेसिस पर, तो यहाँ पर दो तीन चार्ट पैटर्न्स बन रहे थे। एक यहाँ पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसने ब्रेकआउट भी दिया था, रिट्रेसमेंट भी हुई थी। इसके साथ में एक V20 स्ट्रेटजी भी थी। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये था हमारा, और V20 स्ट्रेटजी यहाँ पर ये बनी हुई थी। और थर्ड हमारा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी जो 32% की रेंज बाउंड थी। तो यहाँ पर तीन तीन स्ट्रेटजी सेम टाइम पर अप्लाई हो रही थी। और जहां तक बिजनेस की बात है, सो बिजनेस सो सुपर कि इसको टोल टैक्स भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट का। किस तरीके से कि जब भी हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं और जब भी हम किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं, तो सेल करते हुए CDSL एक चार्ज लेता है जो बेसिकली हमारे अकाउंट से सीधा CDSL चार्ज नहीं करता। CDSL जीरोधा, अगर हमारा जो ब्रोकर है जीरोधा है तो ब्रोकर को चार्ज करेगा और ब्रोकर हमें चार्ज करेगा। तो अगर आप अपना लेजर निकाल कर देखेंगे, जो ब्रोकर का लेजर निकल कर आता है ब्रोकर के अकाउंट से, जीरोधा में भी निकल कर आता है, आप स्टॉक सभी में निकल कर आता है, तो उसमें जब भी आप सेल करोगे तो एक अलग से चार्ज नजर आएगा। कुछ लोग 7 रुपीज लेते हैं, कुछ 10 लेते हैं, कुछ 14 लेते हैं, कुछ 20 लेते हैं। वो सबका अलग अलग है। तो जीरोधा उन सब में लोअर साइड पर लेता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डिस्काउंट ब्रोकर हैं और मासेस को यहाँ पर सर्व करते हैं, तो कम लेकर भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी नजर आती है। तो आप चाहे प्रॉफिट में बेचें या लॉस में बेचें, आप चाहे 1 शेयर बेचें एक कंपनी का या 2 शेयर बेचें या आप 1 लाख शेयर्स बेचें, उन्होंने एक फिक्स अमाउंट चार्ज करनी होती है पर सेटलमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से चार्जेस नहीं लगते, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से चार्ज नहीं लगते। आपको एक कंपनी के शेयर्स के बेस पर, जैसे ही किसी कंपनी का शेयर आपके डीमेट अकाउंट से बाहर निकलेगा तो पर कंपनी आपका ये चार्ज लगेगा। अगर आपने ड्यूरिंग द डे 5 टाइम्स आपने थोड़ा थोड़ा करके सेल किया, सपोज हमने 100 शेयर्स HDFC के सेल किए, फिर HDFC के सेल किए, फिर HDFC के सेल किए, और ड्यूरिंग द डे हमने 3 टाइम्स सेल किए, तो उनको इस बात से जब सेटलमेंट होगा तो वो एक ही बार काउंट होगा। और HDFC कंपनी के शेयर्स क्योंकि सेल हुए तो वो एक ही बार आपकी ड्यूरिंग द डे, मींस एट द एंड ऑफ द डे, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा बिजनेस है, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन प्रॉफिट में कौन लॉस में, और यही एक ब्यूटी है। अब जितने भी अपने बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं सभी CDSL के पास हैं। NSDL के पास पुराने जो फुल सर्विस डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं वो उनके अकाउंट्स हैं, जैसे HDFC हो गया या फिर कोटक हो गया। लेकिन जितने भी मासेस में अभी आज की डेट में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं वो सभी के सभी CDSL के पास हैं। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता रहेगा वैसे वैसे ये बिजनेस और बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे मार्केट में, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ने से यहाँ पर और ज्यादा तेजी आएगी इस बिजनेस में। तो स्टॉप लॉस हम लगाकर काम करते हैं काफी लोग, हम लोग मीन्स अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, जो अपनी फैमिली है वो तो नहीं करते, लेकिन अपनी फैमिली बड़ी छोटी सी है, 4 लाख की है, जबकि जो एक्चुअल में ट्रेडर्स हैं वो 2 करोड़ के आसपास हैं। सो वी आर ओनली 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स। तो जितने भी लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं, तो किसी को फायदा हो या नहीं हो, यहाँ CDSL को फायदा जरूर हो जाता है। हमने आज परचेज किया, 3 दिन बाद नुकसान में गया, हमने बेच दिया, तो अपने को नुकसान हुआ लेकिन CDSL के पास पैसे पहुंच गए। सो इट्स ए फंटेस्टिक बिजनेस और लगातार ग्रो करने वाला बिजनेस है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि ड्यूपोली है ये NSDL एंड CDSL, लेकिन आज की डेट में जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स फ्रेश क्रिएट होते हैं उसमें मेजर पोर्शन अपना CDSL के पास जाता है। सेकंड पॉइंट, जब मार्केट रिकवर करके ऊपर जाना शुरू करती है तो जिन लोगों के शेयर्स माइनस में फंसे होते हैं और जैसे ही वो एट पार या उससे ऊपर आते हैं
तो कहीं ना कहीं या तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं या एट पार निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमेशा इंक्रीज हो जाती हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है। लास्ट 2 इयर्स में मार्केट एक कंसोलिडेशन में थी, एक जोन में थी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप नीचे पड़े हुए थे। जब लोगों के शेयर्स फंसे होते हैं तो कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाकर नहीं निकलते, वो अपने प्राइस पर आने का या प्रॉफिट में आने का वेट करते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट में आता है फिर से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है, चर्निंग शुरू हो जाती है। और एक और बात, जो स्विंग ट्रेडिंग है उसकी फास्ट मूवमेंट बढ़ती हुई मार्केट में होती है, एक रुकी हुई मार्केट में या गिरते हुए मार्केट में नहीं होती। अब क्योंकि मार्केट चल रही है एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नेक्स्ट 2 इयर्स मार्केट यहां से अच्छी रैली में रहनी है, तो सीडीएसएल को यहां पर अच्छे खासे जो प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए वो नजर आएगी। तो यहां बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स अच्छे देखने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो 10 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है रेवेन्यू का एवर इंक्रीजिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और सेम इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर रेवेन्यू तो बढ़ती जा रही है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सेम ही रेशो में आपकी रेवेन्यू बढ़ी, 5.5 टाइम्स हो गई, 96 करोड़ से 565 करोड़, और सेम ही रेशो में यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ा। तो नेट प्रॉफिट सेम रेशो में जब बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। और यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर के 58 करोड़ के नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में। और जून क्वार्टर को अगर हम देखने लगे तो जून 20, जून 21, 22 एंड नाउ 23, तो अभी तक जून क्वार्टर का हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है 74 करोड़, यानी कि बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है आज की डेट में अगर देखा जाए, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, और नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब अगर बैलेंस शीट की बात करने लगे तो इनको डेट लेने की जरूरत ही नहीं है। जो अपना पैसा 200 करोड़ मींस शेयर कैपिटल को मिलाकर 300 करोड़ था, वो बढ़कर 1200 करोड़ हो चुका है। और एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, सीडब्ल्यूआईपी में 174 करोड़ रुपीस नजर आता है। इसको डिटेल में काफी हद तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कि किस लिए कर रहे हैं, लेकिन 174 करोड़ रुपीस का सीडब्ल्यूआईपी होना मींस कुछ तो नया कर रहे हैं, कुछ तो डेवलप कर रहे हैं, कुछ तो ऑटोमेट कर रहे होंगे, कुछ नए ऑफिस खोल रहे होंगे, या जो गिफ्ट सिटी है वहां से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। और अगर नहीं भी चल रहा होता तो भी नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो बढ़ेंगे ये अपने आप से ग्रोथ ले आते। तो हमारा फंडामेंटल हो गया, यानी कि बिजनेस हो गया, और फाइनेंशियल्स हो गए, ये सारे सुपर्ब है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स को हमने जैसे देखा, मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी 3 स्ट्रेटजीज थी, उन 3 स्ट्रेटजीज में से 2 स्ट्रेटजीज के टारगेट पूरे हो चुके हैं। जो अपना ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसका टारगेट अचीव हो चुका है। और जो यहाँ पर V20 स्ट्रेटजी थी, इसका ऑलमोस्ट टच कर चुका है आज, और बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है कि मीन्स थोड़ा सा ही गैप था 1298 और 1294, तो एज सच ये टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी वो यहां पर अभी भी बची हुई है, उसका प्रॉफिट बचा हुआ है। लेकिन उससे अलग यहां पर एक और चार्ट पैटर्न आज की डेट में बनता हुआ नजर आता है, और ये हमें फ्रेश टारगेट देता है अच्छा खासा। सो दिस इज द अगेन, आप सब लोग कहोगे विवेक भाई कप विद हैंडल और रिवर्स हेड एंड शोल्डर के अलावा जिंदगी है क्या कुछ? तो यहां पर मुझे ब्रूसली की बात याद आती है कि 100 टाइप्स की किक मारने से अच्छा है एक ही किक को 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया जाए। यही काम मैं भी करता हूं, कुछ स्ट्रेटजीज लेकर चलो और उसमें इतनी महारत हासिल कर लो कि आप अंधेरे में भी देखोगे ना तो सही लगे। जो जिसको कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाना और सही लगना, तो अंधेरे में तीर सिर्फ उन्हीं लोगों का सही लगता है जो इसको बहुत हद तक अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड आपको सटीक आंसर देता है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगेन इट हैज गिवन द ब्रेकआउट, सो इस बात को भी देख लेते हैं कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल का टॉप बनता है इसके ऊपर हमारा एक बार क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट होता है इस ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए। सो अब वो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तब पता चलेगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है, और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो यहां पर 380 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट नजर आता है। और करंट प्राइस से जो इसमें टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 28%। और अच्छी बात क्या है, जो ये टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 1641, दिस इज बिलो लाइफ टाइम हाई। तो एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, इफ द टेक्निकल टारगेट इज बिलो लाइफ टाइम हाई, तो उसके यहां पर सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है,
वो हमेशा इंक्रीज हो जाती है। और प्रोबेबिलिटी इंक्रीज एक और रीजन से होती है, यहाँ पर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, यहाँ पर बिजनेस ग्रोइंग है, यहाँ पर जो अंडरलाइंग मार्केट सिचुएशंस हैं वो इंप्रूव कर रही हैं। सो व्हाट इज द अंडरलाइंग मार्केट सिचुएशन फॉर दिस कंपनी, कि ओवरऑल मार्केट का ऊपर चलना, फंसे हुए स्टॉक्स का एट पार या प्रॉफिट में आना, और जब मार्केट बुल रन में होती है तो वहां पर स्विंग ट्रेड ज्यादा होते हैं। स्विंग ट्रेड के केस में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बढ़ जाती है, और जैसे ही डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बढ़ती है तो यहां पर सीडीएसएल जैसी कंपनीज को सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। और अभी तो एक और चीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर तक, जो सेबी का कहना है कि जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट पहले T+2 होता था, अभी उन्होंने T+1 कर दिया है, और मेरे ख्याल से मार्च 2024 तक ये सेटलमेंट 1 आवर का हो जाएगा, यानी कि डेली बेसिस पर सेटलमेंट होगा। और डेली बेसिस पर सेटलमेंट होने का मतलब क्या है कि अगर आपने आज खरीदा और आपने आज ही बेच दिया तो कुछ नहीं, ऑफ कोर्स वो सेटलमेंट में नहीं गया, लेकिन कल खरीदा आज बेचा तो 1 आवर का सेटलमेंट का यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, यहाँ पर इस तरह से कैसे बेनिफिट होगा। लेकिन जब सेटलमेंट का टाइम स्पीड अप होगा तो उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिलेगा इस चीज को, शायद क्योंकि एक चीज देखो, अगर जब T+2 सेटलमेंट होता था तो अगर हम आज खरीदा और कल बेचा तो वो डीमेट अकाउंट में जाता ही नहीं था, और वो सीधा सीधा स्क्वायर ऑफ होता था, तो उसमें ये चार्जेस नहीं लगते थे। अभी T+1 है, यानी कि आज खरीदा कल बेचा तो ये चार्जेस लग जाते हैं। अब अगर सेम डे में 1 आवर का अगर ये सेटलमेंट करते हैं तो 1 आवर का सेटलमेंट का मतलब है कि जैसे ही हमने यहाँ पर परचेज किया उसके 1 आवर के अंदर अंदर ये ट्रेड हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएगा, और अगर उसके बाद हम सेल करेंगे 1 आवर के बाद तो ये हमारे डीमेट अकाउंट से निकलेगा। तो शायद कहीं ना कहीं सीडीएसएल की यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आपको इस बारे में और ज्यादा थोड़ी सी क्लैरिटी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। लेकिन क्योंकि जब हम इस चीज को सर्च करते हैं, जो सेबी सेटलमेंट सेम डे 1 आवर, ये मैंने न्यूज पढ़ी थी, 1 आवर सेटलमेंट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखें, यस, मार्केट रेगुलेटर इज वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द सेटलमेंट टाइम टू 1 आवर। सो 1 आवर का मतलब एग्जैक्टली फिर यही निकल कर आता है, बाकी क्लैरिटी बाद में आ जाएगी कि अगर हमने 10 ओ क्लॉक शेयर खरीदा सो 11 ओ क्लॉक तक वो शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएगा, और अगर 11 ओ क्लॉक के बाद आपने उस शेयर को बेचा तो आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं सीडीएसएल के वो लग जाएंगे। अब सोच के देखो कि जितने लोग इंट्राडे करते थे वो 1 आवर अगर स्टॉक को रखा तो सीडीएसएल की यहाँ पर चांदी होने वाली है। यहाँ पर पूरा सिनेरियो ही चेंज होने वाला है, सीडीएसएल को यहाँ पर अलग ही बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी टाइम बताएगा किस तरह से चीजें पैन आउट होंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ये काम आपने जरूर करना है, सब्सक्राइब करना भी है और सब्सक्राइब कराना भी है, इस फैमिली को बड़ा बनाना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।